आईने के सामने खड़ी होकर श्रव्या ने अपने होंठ हल्के से काटे और एक पूरा चक्कर लगाया। ऑफ शोल्डर हल्के गुलाबी रंग की वह ड्रेस न सिर्फ आरामदायक थी, बल्कि उसके शरीर की बनावट को बेहद खूबसूरती से उभार रही थी। घुटनों से बस 1 इंच ऊपर तक आती उसकी फ्लोइंग स्कर्ट सादगी के साथ एक अलग ही नजाकत बिखेर रही थी। न ज्यादा चमक दमक, न कोई दिखावा, फिर भी वह पूरी तरह श्रव्या जैसी थी। श्रव्या दोबारा अपनी लाल ड्रेस पहनकर अपने केबिन तक जाने को तैयार थी, लेकिन आदित्य ने जिद की कि वह कुछ और पहने। वह नहीं चाहता था कि ऐसा लगे कि उसने किसी और आदमी के कमरे में रात बिताई है, हालांकि सच यही था कि ऐसा हुआ भी था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। श्रव्या उसे पहले भी कपड़े बदलते देख चुकी थी, फिर भी वह मन ही मन बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। इतनी सादी शर्ट में भी ये इतना अच्छा कैसे लग सकता है? फिर खुद को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, मैं भी कम हॉट नहीं हूँ। दोनों जहाज के दूसरे हिस्से की ओर चले, जहाँ कई मंजिल नीचे श्रव्या का इकोनॉमी केबिन था। आदित्य का पूरा ध्यान उसी पर था, और आसपास के लोग, वे तो बस 2 खूबसूरत लोगों को साथ चलते देख रहे थे। आदित्य का हाथ कभी उसकी पीठ के पीछे रहता, तो कभी कमर के चारों ओर। रास्ता साफ करता, लोगों को इशारे से हटाता, जैसे वह उसे भीड़ से बचाकर ले जा रहा हो। बीती रात की ड्रिंकिंग के बाद दोनों ने तय किया था कि दोपहर में आराम जरूरी है। श्रव्या किसी भी हाल में आदित्य के बिस्तर पर दोबारा नहीं सोना चाहती थी, यहाँ तक कि तब भी नहीं, अगर वह खुद सोफे पर सोने की पेशकश करता। केबिन के बाहर पहुंचकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज रात मिलते हैं। डिनर? श्रव्या के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ, डिनर बढ़िया रहेगा। तुम्हारी तरफ से, अमीर तो तुम ही हो। उसने होंठ दबाए। मैं फायदा तो नहीं उठा रही, है ना? फिर खुद को समझाया, डिनर तो लड़का ही देता है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। कोई दिक्कत नहीं, आदित्य मुस्कुराया। अच्छा, आराम करना, जस्ट श्रव्या। वह आगे झुका और उसके गाल के पास हल्का सा किस कर दिया। श्रव्या का चेहरा लाल पड़ गया और पेट में अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें टकराईं, बस देखते रह गए। मुझे शायद जाना चाहिए, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, फिर शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा, जब तक कि तुम स्टीयरिंग कॉन्टेस्ट के मूड में न हो, क्योंकि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। श्रव्या हंसते हुए नजरें झुका गई। नहीं, मुझे सोना चाहिए। मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक्स। जब आदित्य का लंबा, आकर्षक व्यक्तित्व दूर होता गया, तो श्रव्या को हल्की सी मायूसी महसूस हुई। तभी उसे एहसास हुआ, हम फिर मिलेंगे कैसे? आदित्य, रुको! वह तेजी से उसके पीछे गई। मैंने आज तक किसी लड़के से उसका नंबर नहीं मांगा, उसने सोचा। तो फिर कैसे पूछूं? उसने होंठ दबाए, उसकी हल्की भूरी आंखों में देखा और हंसी रोकते हुए पूछा, क्या मैंने तुम्हारी उस फोनबुक में कभी मदद की थी, जो तुम लिख रहे थे? आदित्य हंसा, उसके डिंपल्स उभर आए। हाँ, की थी, स्वीट हार्ट। तुमने खुद मुझे अपना नंबर दिया था। मैंने? श्रव्या हैरान रह गई। मुझे तो याद ही नहीं, लेकिन अच्छा है, तुम्हारे मैन्युस्क्रिप्ट के काम आ गई। बहुत काम आ गई, आदित्य ने छेड़ा। बेस्टसेलर बनने वाली है। हाँ हाँ, वह हंसी। फिर मिलते हैं। फ्लैशबैक पिछली रात। आदित्य की फोन बुक वाली तरकीब बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। नशे में भी श्रव्या उसे अपना नंबर देने को तैयार नहीं थी। वह बस बरुण, दर्द और टूटे भरोसे की बातें करती जा रही थी। आदित्य समझ गया था, वह बहुत बुरी तरह टूटी हुई है। लेकिन अभी उसे उसका नंबर चाहिए था। अगर आज नहीं लिया, तो 2 हफ्तों की इस क्रूज में वह उससे गायब भी हो सकती थी। तभी बार के दूसरे कोने में शोर मचा। लवर्स की लड़ाई लगती है, श्रव्या ने कहा। हमें कभी नहीं लड़ना चाहिए, वह हंसी। कभी नहीं, आदित्य ने हामी भरी और चुपचाप अपना फोन बार काउंटर पर रख दिया। कुछ देर बाद वह जेबें टटोलने लगा। मेरा फोन नहीं मिल रहा। क्या? नशे में लड़खड़ाती श्रव्या भी ढूंढने लगी। तुम मुझे कॉल कर सकती हो, वाईफाई है, उसने बड़बड़ाते हुए नंबर डायल कर दिया। फोन बजा, सीधी बार काउंटर से। बारटेंडर सिर हिलाने लगा। आदित्य ने फोन उठाया, मिशन पूरा। अगर कल इसे याद न भी रहे, आदित्य ने सोचा, तो भी बेहतर है, इसे यूं ही हाथ से जाने देने से। क्रूज से ठीक 1 हफ्ते पहले। क्या सब कुछ रेडी है, अनुदित? आदित्य ने अपने असिस्टेंट से पूछा, जब दोनों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टारबक्स कॉफी शॉप से अपना सामान समेट रहे थे। कैफे में बैठकर दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को आखिरी बार रिव्यू कर रहे थे, जो आदित्य को उसके परिवार की कंपनी VRK भारत लाइफस्टाइल मीडिया, रॉयल कपूर ग्रुप में CEO की कुर्सी दिला सकता था।
ये डील भारत में पॉपुलर हो चुके एक मशहूर सीरीज के राइट से जुड़ी थी, जिसे वे इंग्लैंड में लॉन्च करना चाहते थे। उस कॉमेडी शो का नाम था द रिच एशियंस। अमेरिका में रहने वाले कुछ बेहद अमीर एशियन परिवारों की जिंदगी पर आधारित शो मजेदार था, चटपटा था और हैरानी की बात यह थी कि उसमें जिंदगी के कई स्मार्ट सबक भी छुपे थे। शायद यही वजह थी कि वह शो यूएस में जबरदस्त हिट हो चुका था। आदित्य को पूरा यकीन था कि अगर ये शो यूरोप में टेलीकास्ट हुआ तो वह मोटा मुनाफा कमाएगा। यस सर आदित्य, सब कुछ यही है, उसका असिस्टेंट अनुदित व्यास फाइलों को सीने से लगाते हुए बोला। मैं इन्हें सेफ रखूंगा सर। अच्छा है अनुदित, आदित्य ने अपना कोट ठीक करते हुए कहा। हमारे पास बस एक ही मौका है, अगर यह सही हो गया तो तुम और मैं दोनों प्रमोट होंगे। वे दोनों सिर्फ इसलिए दिल्ली आए थे ताकि शो के एकमात्र प्रोड्यूसर मिस्टर प्रमोद सिंह से मिल सके और उन्हें एक दमदार ऑफर दे सके। प्रमोद सिंह के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। वह परंपरावादी थे, उसूलों वाले इंसान थे और अपना पैसा या मेहनत किसी पर भी आसानी से भरोसा करके नहीं लगाते थे। इसीलिए आदित्य खुद आया था, भरोसा जीतने के लिए। प्राइवेट जेट से आने के बाद वे जानबूझकर मीटिंग से 2 घंटे पहले पहुंच गए थे ताकि खुद को संभाल सके। कॉफी उठाते हुए आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, चलो हमारी लिमो बाहर ही होगी। कन्फर्म, अनुदित ने डॉक्यूमेंट्स बैग में रखते हुए जवाब दिया। दोनों जैसे ही बाहर की ओर बढ़े, कई औरतों की नजरें उन पर टिक गईं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, या फिर आदित्य यही सोच रहा था। अचानक धड़ाम, वह सीधे एक काले बालों वाली लड़की से टकरा गया। ब्लडी हेल, देखकर नहीं चल सकती थी क्या? आदित्य झुंझला उठा जब उसकी महंगी सूट पर कॉफी फैल गई। इतना ही नहीं, साइड में देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। कुछ कॉफी वैंडेल के कपड़ों और बैग पर भी गिर चुकी थी। गुस्से से भरा आदित्य जैसे ही लड़की पर चिल्लाने वाला था, उसी पल उसकी नजर उस लड़की की आंखों पर पड़ी। काली, उदास, बेहद गहरी। उसकी सांस अटक गई। उन आंखों में इतना दर्द था कि आदित्य का दिल अनायास ही कस गया। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। ओह गॉड, मुझे बहुत बहुत अफसोस है। मेरा ध्यान नहीं था, लड़की कांपती आवाज में बोली। उसकी नुकीली नाक लाल थी, आंखें सूजी हुई। वह पहले से रो रही थी। आदित्य का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। कॉफी से भीगा होने और एक बेहद अहम मीटिंग से महज 1 घंटा दूर होने के बावजूद आदित्य उस लड़की की हालत देखकर सब कुछ भूल गया। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लड़की उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाली है? ये वही है। पास से किसी की फुसफुसाहट आई। लड़की ने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया और तेजी से बोलते हुए कहा, माफ कीजिए, अगर हम फिर मिले तो मैं इसकी भरपाई करूंगी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। सॉरी मिस्टर। और अगले ही पल वह चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया, कॉफी में सना हुआ और खाली। उस दिन आदित्य रॉय कपूर अपनी मीटिंग में नहीं पहुंच सका। न कपड़े बदलने का समय मिला, न नए डॉक्यूमेंट्स लाने का। वह बड़ी डील हाथ से निकल गई। पर अजीब बात यह थी, उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। अगले कई दिनों तक उसके जहन में वही काले बाल और उदास काली आंखें घूमती रही। उसे बस एक ही ख्वाहिश थी, उस लड़की को मुस्कुराते देखना, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया। उसे लगा ये कॉन्ट्रैक्ट से भी बड़ा नुकसान था। उसे क्या पता था कि किस्मत पहले ही अपना खेल रच चुकी है और वही लड़की उसे 2 हफ्ते की क्रूज पर दोबारा मिलने वाली है, उसकी दादी की वजह से। जब आदित्य को पता चला कि उसकी दादी ने उसकी मुलाकात नायरा वाधवा से फिक्स कर दी है, तो उसने तय कर लिया कि वह क्रूज के किसी भी आइलैंड स्टॉप पर उतर जाएगा। पर उसी क्रूज की एक रात बार में एक पतला सा हाथ उसके बाजू पर पड़ा। हाय स्वीटी, तुम यही हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। आदित्य पलटा और उसकी सांस रुक गई। वही आंखें, वही लड़की, श्रव्या वही है और इसे कुछ याद नहीं। अगले ही पल आदित्य ने अपनी पुरानी कॉलेज वाली स्किल निकाली, फ्लर्ट करना। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर मेरी प्यारी बीवी नहीं है तो कौन है? मुझे पता था कल रात के बाद तुम बिस्तर से नहीं उठ पाओगी। वह सिर्फ मजाक नहीं कर रहा था, वह उसे मुस्कुराना देखना चाहता था। डांस फ्लोर पर उसने जाना। वह टूटी हुई है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे अफसोस है, उसका नुकसान है। उदास आंखें तुम पर सूट नहीं करती। वर्तमान में भूख लगी? आदित्य ने श्रव्या से पूछा, कॉरिडोर में उसके साथ चलते हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।